other topic at hand is Vodafone and Cairns tax dispute. It's in a major setback to Indian tax authorities and Indian government. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया 2 केस हार गई है 1 महीने के अंदर ही, ठीक है. फर्स्ट वन इज वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट एंड द सेकंड वन इज केयर्न्स टैक्स. इसमें तो 1.2 बिलियन डॉलर्स का लॉस होगा इंडिया को. इसमें ऐसा कोई लॉस नहीं है, बट इंडियन टैक्स अथॉरिटीज डोंट हैव टू पे समथिंग टू वोडाफोन अपार्ट फ्रॉम 40 करोड़ रुपीज द लीगल कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे 40 करोड़ वोडाफोन को पे करना है और यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर रुपीज. ठीक है, तो ये है क्या वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट और केयर्न्स टैक्स डिस्प्यूट. केयर्न्स टैक्स डिस्प्यूट को नहीं, हम वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट को समझेंगे एंड दिस इज वेरी सिमिलर. इसमें तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि केयर्न्स टैक्स डिस्प्यूट वाज आल्सो अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट, जिसकी वजह से केयर्न्स ने भी, केयर्न्स एनर्जी, इट्स अ कंपनी, इट वाज अ कंपनी, ठीक है, केयर्न एनर्जी पीएलसी. तो we'll try to understand what are India's loss in 2 tax disputes: tax avoidance versus tax evasion and arm's length principle. Okay, arm's length principle is not included in this slide. We'll be discussing that in a future lecture. Fine. Why in news? India has challenged the Permanent Court of Arbitration's verdict in favor of a British telecom giant, Vodafone Group. Okay, the first thing is it is a British telecom giant, Vodafone. ठीक है, in case involving rupees 20,000 crore demand from Indian tax. ठीक है, 2006 में एक डील हुई थी वोडाफोन और 2006 पहले हच मोबाइल था. ठीक है, 2006 के बाद इट बिकेम वोडाफोन. ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे क्या इशू है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस टू एनर्जी जायंट कैन पीएलसी ओवर द रेट्रोस्पेक्टिव 1.2 बिलियन डॉलर रुपीज का यहाँ लॉस हुआ है. तो ये तो न्यूज है. ठीक है, but we will try to understand what this Vodafone tax dispute is because this is very important and this is very interesting as well. So let's discuss this Vodafone tax dispute in a bit of detail. Okay, ये है इंडिया. ठीक है, और ये है फॉरेन. फाइन. There was a company called Hutch SR. Fine. It was Indian company. ठीक है. It's very interesting. Kindly focus on this. There was a company called CGP Holding. CGP Holding. What is a holding company? It was a holding company. Holding company are those companies जिनका अपना कोई बिजनेस ना हो बस but they hold other companies shares. ठीक है, जैसे वॉरेन बुफे की कंपनी है बर्कशायर हाथवे, it is a holding company. It holds other company shares and exercises control over them. तो CGP Holding has had Hutch and SR. These were 2 companies and they 2 came together to form Hutch SR. ठीक है, या Hutch Telecom. तो Hutch का 67% शेयर होल्डिंग CGP होल्डिंग्स के पास था. ठीक है, दिस कंपनी वाज बेस्ड इन केमन आइलैंड्स. ऑब्वियसली वी नो ये टैक्स हेवन है और शेल कंपनीज का डेन है. यहाँ पे बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई जाती हैं क्योंकि टैक्सेशन लॉज आर वेरी वीक. एंड टैक्स रिजीम इज वेरी लीनियंट. मतलब टैक्स लगता भी कम है और टैक्स के रिलेटेड लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत वीक है. तो सीजीपी होल्डिंग इज हैविंग 67% of the shares of Hutch. Now what happened? See, it's very interesting. It gets interesting as we get through it. 100% shareholdings of CGP Holding were with Hutchinson Whampoa. ठीक है, Hutchinson Whampoa is another company. ठीक है, CGP शेयर होल्डिंग के 100% शेयर होल्डिंग्स इसके पास थे.
फाइन, दिस वाज बेस्ड इन हांगकांग, ठीक है। ये एक हांगकांग की कंपनी हो गई। अब आता है वोडाफोन, तो कहीं पिक्चर में ही नहीं अभी आया। अब आता है वोडाफोन, ठीक है। वोडाफोन इज अ ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट, ठीक है। और इसकी होल्डिंग कंपनी है एक और, वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन इंटरनेशनल्स करके नेदरलैंड्स में। कहां पे है? नेदरलैंड्स। नेदरलैंड मतलब हॉलैंड या डच, ठीक है। तो यहां पे अब इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, राइट। इसका 67% शेयर होल्डिंग हच का सीजीपी के पास है, सीजीपी का 100% शेयर होल्डिंग हचिंसन वामफुआ के पास है, जो कि हांगकांग में रजिस्टर्ड है। ये दोनों ही नॉन रेजिडेंट कंपनीज, राइट। ये भी नॉन रेजिडेंट, ये भी नॉन रेजिडेंट, ये भी नॉन रेजिडेंट, फाइन। तो व्हाट हैपेंड वाज वोडाफोन परचेज्ड द शेयर होल्डिंग्स ऑफ हचिंसन वामफुआ, ठीक है। वोडाफोन ने 100% शेयर खरीद लिए किसके? हचिंसन वामफुआ के। हचिंसन वामफुआ के पास क्या था? 67% शेयर होल्डिंग थी हच की, हच इंडिया जो है। अब इसके थ्रू डायरेक्टली वोडाफोन के पास 67% शेयर होल्डिंग हो गई हच एसआर की, करेक्ट। क्योंकि ये तो होल्डिंग कंपनीज ही है खाली, इनके पास क्या है कुल मिला के? खाली शेयर्स हैं। 67% शेयर्स हच के चले गए सीजीपी होल्डिंग के पास, सीजीपी ने सेल कर दिया अपना 100% शेयर होल्डिंग हचिंसन वामफुआ को, हचिंसन वामफुआ ने सेल कर दिया अपना 100% शेयर होल्डिंग एंड डिसॉल्व्ड, ये कंपनी डिसॉल्व हो गई, दे लाइक गायब हो गए ये लोग। इन्होंने क्या अपना 100% शेयर होल्डिंग सेल कर दी वोडाफोन को। वोडाफोन कौन सा? ब्रिटिश नहीं, वोडाफोन ब्रिटेन की जो वोडाफोन कंपनी है, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग कंपनी एस्टैब्लिश की कहां पे? नेदरलैंड्स में। वाह, दिस वाज अ मैजिक टू अवॉइड द टैक्सेशन लॉज ऑफ इंडिया। क्यों? देयर वाज अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स, ठीक है। इंडिया एंड नेदरलैंड्स के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, 1996 में साइन हुई थी, ठीक है। इसको कहते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का होता है, व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ बिट्स? बिट्स का कोर फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स लाइक कंट्री ए एंड कंट्री बी। अगर इन दोनों के बीच में बीआईटी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दे विल प्रोवाइड ईच अदर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। That means both countries will provide each other's investment fair and equitable treatment. I hope this fair and equitable is understood. Fair means कोई partiality नहीं होगी, equitable means बाकी जो डोमेस्टिक कंपनीज को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वही इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होंगी जो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसके लिए भी, ठीक है। दैट मीन्स देयर विल बी अ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, यानी टैक्सेशन लॉज में आप ऐसा कुछ चेंज नहीं कर दोगे जो हमें डिसएडवांटेज पे रखेगा एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक फर्म्स। तो वोडाफोन ने, चूंकि इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में देयर वाज अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो वोडाफोन ने अपनी सब्सिडरी वोडाफोन नेदरलैंड्स के थ्रू परचेज किए शेयर्स, ओके, किसके? हच के। तो नाउ वोडाफोन हैड द कंप्लीट शेयर होल्डिंग ऑफ हच, फाइन। तो इस पूरी कंपनी के 66% शेयर किसके पास आ गए? वोडाफोन के पास, ठीक है। अब हुआ ये कि इंडियन अथॉरिटीज जो थी, इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटीज, उन्होंने कहा कि सिंस वेट ओके फाइन। तो इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटीज ने कहा कि सिंस these shares belong to an Indian company, okay, तो वोडाफोन परचेज देम,
वोडाफोन वाज नॉट द वन हु सोल्ड इट, ठीक है। तो सेल करने वाले पे टैक्स लगता है या परचेज करने वाले पे टैक्स लगता है? सेल करने वाले पे ऑब्वियसली, ठीक है। परचेज करने वाले पे टैक्स नहीं लगेगा, सेल करने वाले पे टैक्स लगता है। आपको सामान खरीदते हो तो जो सेल कर रहा है वो टैक्स देता है उस पर। ऑब्वियसली टैक्स इंसिडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, कि इनडायरेक्टली टैक्स बर्डन का इंसिडेंस जो है वो परचेज करने वाले बंदे पे ही पड़ता है, ठीक है। बट हुआ ये कि नाउ देयर इज अ सेक्शन 195 ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961. Section 195 IT Act 1961 says that if there is a transfer of shares of an Indian company taking place, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडियन टैक्सेशन अथॉरिटीज ने वोडाफोन को पकड़ा। वोडाफोन को क्यों पकड़ा? क्योंकि ये कंपनीज तो डिसॉल्व हो चुकी थी, दीज आर शेल कंपनीज, दे गॉट डिसॉल्व्ड आफ्टर द डील, ठीक है। सीजीपी का तो एग्जिस्टेंस ही इसलिए था कि वो 67% शेयर होल्ड कर रही थी हच के, और हचिंसन वैम्फोआ भी, फाइन। तो इट इज कॉल्ड द राउटिंग, ठीक है। कैसे? सेक्शन 195 आईटी एक्ट सेड दैट, इन्होंने इसको कहा कि व्हेन यू परचेज्ड 67% ऑफ द शेयर्स ऑफ हच, दैट इज एन इंडियन कंपनी, तो व्हाई डिड यू नॉट डिडक्ट टीडीएस, tax deducted at source? Why did you not deduct a tax TDS? Now you will have to pay the TDS as well as penalty, ठीक है। बट वोडाफोन ने कहा कि since the purchase did not take place between Indian companies, ठीक है, Hutch is Indian but these are all non-Indian या foreign companies, तो why should I pay tax in India, है ना। तो सॉरी, फिर ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। वोडाफोन को कहा कि यू आर अंडर द लॉ, मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया है, मतलब दैट इज अ टैक्स लूप होल, टैक्स लॉ में लूप होल है, तो आप काम तो सही कर रहे हो, बट यू स्टिल विल हैव टू पे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज what they're demanding, fine. But Vodafone went to Supreme Court. Supreme Court said that कि tax avoidance is not a crime, tax avoidance is not a crime, ठीक है। And if the government thinks that it was a tax avoidance, they should correct the law. जो law exist करता है उस हिसाब से तो crime नहीं है, तो why should Vodafone pay, ठीक है। क्योंकि इट वॉज अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है टैक्स प्लानिंग। व्हेन समवन प्लान्स देयर टैक्स, ठीक है, सो दैट दे कुड हैव अ सेविंग ऑफ टैक्स यूजिंग द लॉज, ठीक है। लॉज के लूप होल्स को अगर आप यूज करके टैक्स सेविंग करते हो तो दैट इज नॉट अ क्राइम, दैट इज टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस। बट अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो, जो कि आप लेजिटिमेट राइट है गवर्नमेंट का, तो वो आप वहां पे टैक्स इवेजन करते हो, दैट इज अ क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट में दे वन केस इन 2012, ठीक है, दे वन दिस केस इन 2012। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अगेन इंडियन गवर्नमेंट डिड वाज दे अमेंडेड द इंडियन आईटी एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेट्रोस्पेक्टिवली कब से किया? 1961 से, यानी 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2012 में, ओके, 2012 Supreme Court gave the judgment that Vodafone should not pay tax. Vodafone is not liable to pay tax, ठीक है, not liable to pay any tax for this transaction, ठीक है। So what Indian government did was, Pranab Mukherjee was our finance minister, he said that he made a retrospective amendment to IT Act 1961, okay। Criminal laws में retrospective amendments allowed नहीं है, but taxation और civil laws में retrospective amendments allowed है। तो he
अमेंडेड आईटी एक्ट 1961, और कब से अमेंड कर दिया? 1961 से ही अमेंड कर दिया. एंड he added a clause that if a transaction between two companies is taking place, ठीक है, अगर यहां पे एसेट का एक्सचेंज हो रहा है दो कंपनीज ए और बी के बीच में, एंड बोथ ऑफ दीज कंपनीज आर नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, both of these companies are not situated in India, but the substantial value is derived from Indian asset, ठीक है, अगर that means जो यहां पे कमी थी उस कमी को ही अमेंडमेंट एक्ट बना दिया, आईटी अमेंडमेंट एक्ट. कैसे कि अगर ए और बी दोनों कंट्रीज इंडिया की नहीं है, स्टिल जो ट्रांजैक्शन है, जो एसेट का ट्रांजैक्शन है, वो एसेट की सब्सटैंशियल वैल्यू, मतलब मेजर, उस एसेट की मेजर वैल्यू किसी इंडियन एसेट के थ्रू डेराइव हो रही है, तो उस पे आपको टैक्स दे पड़, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. वाओ. एंड इसका यूज करके इंडियन गवर्नमेंट अगेन डिमांडेड फ्रॉम वोडाफोन कि भैया आपको फिर से पे करना पड़ेगा. ओके, वोडाफोन पेड अ सर्टेन अमाउंट, बट दे इन्वोक्ड सेक्शन 9 ऑफ the bilateral investment treaty between India and Netherlands. क्यों? क्योंकि the deal took place between the Netherlands subsidiary of Vodafone and the Hong Kong company. ठीक है, तो इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में एक bilateral investment treaty है, उसका सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 ऑफ BIT between India and Netherlands, इंडिया एंड नेदरलैंड्स, ठीक है. इन दोनों, इस ट्रीटी में है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ओके, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स पॉलिसीज. तो इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ टैक्स टेररिज्म के नाम पे, ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया का इमेज डेंट हुआ. एंड नाउ सेक्शन 9 अलाउज अ कंपनी टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी गवर्नमेंट ने, अपना नया, मतलब अब ये वाला अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, ठीक है. तो व्हाट वोडाफोन डिड वाज, वोडाफोन वेंट टू आर्बिट्रेशन इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है. अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? आई होप यू आर फॉलोइंग इट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है. अब व्हाट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? एज वी नो, हम जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं तो वी मेक दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अ कोर्ट ऑफ, इट इज नॉट बेसिकली अ कोर्ट, इट इज नॉट अ परमानेंट कोर्ट, जैसे इसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मींस, आर्बिट्रेशन का और लिटिगेशन में क्या डिफरेंस है? लिटिगेशन में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ए एंड बी, and any of them can go to the court for filing a case, that is litigation. But arbitration क्या है? Arbitration में A and B both agree to find an amicable settlement and they appoint arbitrators, ठीक है, दोनों मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, और आर्बिट्रेटर्स क्या करते हैं, इन लोगों के किसी इशू को रिजॉल्व करते हैं, एंड द जजमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज, ठीक है. दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन, ठीक है, बिकॉज बोथ पार्टीज हैव अग्रीड टू इट कि जो भी डिसीजन होगा वी विल एक्सेप्ट, एंड द आर्बिट्रेटर हैज बीन आल्सो अपॉइंटेड बाय बोथ, ठीक है, तो दैट द डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है. तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1899, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन हेग. हेग इज इन नेदरलैंड्स अगेन, ठीक है. इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस, ओके. ये तो हो गया, ये फाउंड कब हुई थी, कैसे हुई थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. अब ये करता क्या है? इट ट्राइज टू सेटल डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज या स्टेट्स, कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड इवन प्राइवेट एंटिटीज.
ठीक है, इनके डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है। तो वी आर कंसर्न विद व्हाट, ट्रेड डिस्प्यूट। इंडिया और वोडाफोन के बीच में एक ट्रेड डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स आर बेसिकली डेल्ट विद UNCITRAL, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मतलब दैट मीन्स यूनिट्रॉल इज अ कमीशन, इट वाज सेट अप इन 1966, ठीक है। ये डील करता है इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी का अपना ट्रेड लॉ है, ठीक है। तो ट्रेड एक हार्मोनाइजेशन ऑफ ट्रेड लॉज और एक ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट का एक तरीका है यूनिट्रॉल के थ्रू। दिस इज अ यूएन बॉडी, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आई होप यू अंडरस्टूड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है मेजरली। तो बोथ वोडाफोन इन्वोक्ड द सेक्शन 9 ऑफ, what did the Vodafone do? They invoked section 9 of bilateral investment treaty between India and Netherlands, and they went to permanent court of arbitration, ठीक है। What India and the seat of arbitration was in Singapore, ठीक है। The seat of arbitration was in Singapore. अब India lost the case in permanent court of arbitration, and permanent court of arbitration has said that the retrospective tax amendment was denying the fair and equitable treatment to Vodafone, ठीक है। तो India should not pursue this case further, but India इस केस को चैलेंज करने के लिए इंडिया के पास 90 डेज का टाइम था। इंडिया हैज चैलेंज द रूलिंग, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को चैलेंज किया है, फाइन। तो दिस वाज एट द एंड वोडाफोन केस, आई एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू।